गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को विदित है कि कल कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पहला पाठ है स्वर्णिम भारत, जो प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक है। और स्वर्णिम भारत से क्या तात्पर्य है, ये मैंने आपको कल ही बताया था। साथ ही महाजनपद जो 16 बताए गए हैं और उनकी जो राजधानी बताई गई है वो मैंने आपको बोर्ड पर लिखकर बताई थी, और सभी बच्चों ने शायद नोट भी कर ली होगी, और मेरे हिसाब से एक बार उसी का रिवीजन भी किया होगा आप सभी ने। उसके बाद मैंने राजस्थान के प्रमुख जो जनपद है उसमें 4 जनपद आपको बताए थे, 4 में से 2 की डेफिनेशन और उनके बारे में जानकारी मैंने आपको दी है। आज मैं तीसरा जो जनपद है राजस्थान का, जो है कि शूरसेन, इसके बारे में आपको पढ़ूंगी। तो सभी से निवेदन करती हूँ एक बार फिर से कि अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक और अपनी नोटबुक खोलकर बैठे, और जो मैं आपको नोट करवाती हूँ साथ के साथ आपको वह नोट करना। तो तीसरा पॉइंट डालो, राजस्थान के प्रमुख जनपद में शूरसेन। सभी बच्चे लिखेंगे साथ ही। भरतपुर, धौलपुर, तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। ये भाग किसके अंतर्गत आते थे बच्चों? शूरसेन जो है उसमें भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। तो तीनों आपको याद रखना है, कौन कौन सा? भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग, ठीक है ना। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था, और इसकी राजधानी मथुरा थी। ध्यान देंगे एक बार सभी, शूरसेन, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था, और इसकी राजधानी कौन सी हो गई? मथुरा हो गई। कौन सी? मथुरा। तो सभी ने शायद नोट कर लिया होगा। चौथा जनपद जो है शिवी, उसके बारे में मैं आपको लिखूंगी और साथ के साथ आप लिखते जाएंगे। चौथा पॉइंट डालेंगे सभी, शिवी। चौथा जनपद शिवी। राजस्थान के जो 4 जनपद है उनमें से अंत वाला है यह। इसके अंतर लिखेंगे प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है।
प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान में पाकिस्तान है उसके शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। इसके आगे लिखेंगे कालांतर में यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। ठीक है। इसके आगे चित्तौड़ के पास जो नगरी नामक स्थान है वह इसकी राजधानी थी। कौन सा स्थान? चित्तौड़ के पास, चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक स्थान इसकी राजधानी थी। चित्तौड़ से 15 किलोमीटर पहले आ जाता है। नगरी नामक एक स्थान, एक गांव है जहां पर उत्खनन हुआ था, तब बहुत सारी चीज़ें निकली थी जैसे कि मृदुबाण, सिक्के, शिलालेख आदि। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का अंत हो गया। आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का क्या हो गया? अंत हो गया, विनाश हो गया, पतन हो गया। इन सारी चीज़ों का जो पतन हुआ था उसका मुख्य कारण आपसी गुटबाजी था। और आपसी फूट के कारण क्या हुआ था? ये महाजनपद जो थे उनका विनाश हो गया, उनका पतन हो गया। आगे हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। मौर्य वंश के अंतर्गत मौर्य वंश की स्थापना और मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही अशोक की धम्म यात्रा के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आगे आप सभी लिखेंगे मौर्य वंश। इसमें कुल कितने राजा हुए थे? 3 के बारे में विस्तार से बताया गया है। पहला हम लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का आप समय नोट करेंगे 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व। 322 ये चंद्रगुप्त मौर्य का समय है। द्वितीय अपन लिखेंगे बिंदुसार। बिंदुसार का समय लिखेंगे हम 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व। सभी ने नोट कर लिया होगा। तीसरा लिखेंगे अशोक। अशोक का जो समय रहा है वह है 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक। ये समय सभी आप नोट करेंगे। और मौर्य वंश का अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आ जाता है 4 या 6 नंबर का, तो उसमें मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी और मौर्य वंश में किन किन शासकों ने शासन चलाया था, किस प्रकार से उनका अंत हुआ, किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य के लिए अच्छे कार्य किए थे, वो सारा विवरण हम इसके अंतर्गत दे सकते हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन में जरूर याद रखना, मौर्य वंश के बारे में लिखने से पहले जब मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश से क्या तात्पर्य है, कब से कब तक यह चला था, कब इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद मौर्य वंश के अंतर्गत किन किन शासकों ने शासन किया, उनकी शासन पद्धति थी वह किस प्रकार की थी, वह जनता के साथ
अपना तालमेल कैसे बिठाते थे, अपने राज्य के लिए किस किस प्रकार की सुविधाएं करते थे, वो सारा विवरण इसके अंतर्गत आ जाता है। और किस प्रकार से इस वंश का पतन हुआ वह कारण भी अंत में हम लिख सकते हैं। तो इसमें जो 3 शासकों के बारे में बताया गया है, पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय है बिंदुसार और तृतीय है अशोक। मेरे हिसाब से सभी ने आपने इनको अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा और साथ के साथ याद जरूर करते जाना। तो पहला पॉइंट हम ले लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उससे पहले मैं आपको मौर्य वंश की स्थापना के बारे में बता देती हूँ। मौर्य वंश की स्थापना ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग हुई। कब हुई? ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। इसके लिए कुछ बिंदु मैं आपको बता देती हूँ। उस समय मगध के राज सिंहासन पर कौटिल्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो उनके गुरु का नाम क्या हो गया था? कौटिल्य। क्या नाम बताया गया है? कौटिल्य। कौटिल्य शिष्य अगर आ जाता है कि कौटिल्य शिष्य कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौटिल्य। यह जरूर महत्वपूर्ण है और आपको याद करना चाहिए, और मेरे हिसाब से आप अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का समय मैंने आपको बता दिया है, 322 से 298 ईस्वी पूर्व तक का समय रहा है। इन चंद्रगुप्त मौर्य 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। जब ये मौर्य वंश की गद्दी पर बैठे थे तब इनकी आयु क्या थी? 25 वर्ष की थी। कितनी थी बच्चों? 25 वर्ष की आयु इनकी थी। और इनका जो राजदूत था वो था मेगस्थनीज। क्या था? यह राजदूत था। किसका राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था। वृद्धावस्था में उसके भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली थी। वृद्धावस्था में जब 75 साल से ऊपर जब ये हो गए थे तब इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। और बाद में श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर में स्थित है, वहां जाकर उपवास करके इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे सेकंड पॉइंट ले लो आप, बिंदुसार। दूसरा पॉइंट क्या लोगे? बिंदुसार। समय आप सभी को ज्ञात है। क्या लिखवाया था मैंने आपको? 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उसका उत्तराधिकारी था। किसका पुत्र था यह? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, और उसी का उत्तराधिकारी भी बना था। इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उसका उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में इसे सियसेन भी कहा गया है। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। साथ ही यह राजदूत मिस्री राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भी भेजा गया था। इसके बाद में आगे हम लिखेंगे अशोक, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने इतने महत्वपूर्ण कार्य अपने राज्य के लिए नहीं किए हैं जितने महत्वपूर्ण कार्य किसने किए हैं? अशोक ने। अशोक ने अपने पूरे राज्य का जो चित्र था उसको ही बदल दिया था, उसकी जो रूपरेखा थी उसको ही चेंज कर दिया था। तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है अशोक। अशोक को उपाधियों से भी नवाजा गया था। अशोक के बारे में हम लिखेंगे। अभिलेखों में अशोक को जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें अभिलेखों में अशोक को, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पाठ्य पुस्तक के पीछे जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उसका आंसर ये जरूर आपके काम आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, 1 नंबर का आ जाता है कि अशोक को किन उपाधियों से नवाजा गया था,
तो ये उसका आंसर है और आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। अशोक को देवाना प्रिय तथा देवाना प्रियदर्शी अभिलेखों में अशोक को देवाना प्रिय तथा देवाना प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित बताया गया है। विभूषित बताया गया है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी के साथ हुआ था। विवाह किसके साथ हुआ था? विवाह विदिशा की राजकुमारी के साथ अशोक का विवाह हुआ था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। क्या था? एक पुत्र और एक पुत्री। ठीक है, पुत्र का नाम महेंद्र बताया जाता है। अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था। पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा था। तो ये सभी आपने नोट कर लिया होगा। अभिलेखों में अशोक को देवाना प्रिय तथा देवाना प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित बताया गया है। दोनों प्रकार की उपाधियां दी गई है। विवाह विदिशा की राजकुमारी के साथ हुआ था, जिससे इनको एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा दोनों प्राप्त हुए थे। आगे अशोक के बारे में ही पढ़ेंगे वापिस। यह इनका थोड़ा सा परिचय है। अपने राज्य के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, जिसके कारण आज भी यह इतिहास में प्रसिद्ध है। आगे लिखेंगे, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व, आप अपनी नोटबुक में शायद इसको नोट कर सकते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी अर्थात कल्हण के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। किसका उपासक था? शिव का। पहले शिव का उपासक था अशोक। बाद में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण किया था। किसका? 4 गुहाओं का निर्माण किया था। अब 4 गुहाएं कौन कौन सी थी उनके बारे में लिख लो। किसके लिए बनाई थी ये? आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था। पहली आप लिखेंगे सुदामा, दूसरी लिखेंगे चापार, तीसरी लिखेंगे विश्व झोपड़ी और चौथी लिखेंगे आप कर्ण। जो गुहाएं बनी थी 1, 2, 3 और 4 गुहाओं का निर्माण किया था। पहली गुहा जो थी वह सुदामा, दूसरी चापार, तीसरी विश्व झोपड़ी और चौथी थी कर्ण। इसमें आजीविकों के निवास की व्यवस्था की जाती थी, उनके खान पान की व्यवस्था की जाती थी। इस स्थान पर बैठकर वह अपने धार्मिक ग्रंथ जो होते थे उनको पढ़ते थे और उनका मूल रूप जो है, उनका मूल अर्थ जो है वह जाकर उसका प्रचार प्रसार करते थे। तो अशोक ने धर्म के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हर 10वें और 20वें वर्ष में अशोक क्या करता था उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हर 10वें वर्ष में यानी प्रत्येक 10 वर्ष में, किसमें? प्रत्येक 10 वर्ष में और प्रत्येक
20वें वर्ष में अशोक क्या करता था उसके बारे में आप लिखो। हर 10वें वर्ष में बोध गया तथा हर 20वें वर्ष में लुम्बिनी, इसको हम कपिल वस्तु भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कपिल वस्तु भी। तो कपिल वस्तु की भी वो क्या करता था? धम्म यात्रा करता था, धम्म यात्रा करता था। यानी मेन कारण या मेन उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक 10वें वर्ष में वह बोध गया की धम्म यात्रा करता था और प्रत्येक 20वें वर्ष में वह लुम्बिनी अर्थात कपिल वस्तु की धम्म यात्रा करता था। अब धम्म से क्या तात्पर्य है ये मैं आपको लिखाती हूँ, आप लिखोगे। आगे आप लिखेंगे धम्म के बारे में। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु, इसकी आप परिभाषा जरूर लिख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि धम्म से आप क्या समझते हैं या अशोक के द्वारा धम्म का जो प्रतिपादन किया गया है उसका क्या तात्पर्य है। तो धम्म के बारे में आप लिखेंगे अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति, मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। क्या कहा गया? धम्म कहा गया। साथ ही एक डेफिनेशन और साथ के साथ आप लिख सकते हो। ये तो सही है कि अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए उसे क्या कहा गया? धम्म कहा गया। साथ ही आगे एक लाइन और लिखेंगे आप, पाप कर्म से निवृत्त, पाप कर्म से निवृत्त विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ बताया गया है कि अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। साथ ही आगे आप यूं देख लो, आपकी नैतिक उन्नति से क्या तात्पर्य लिया जा सकता है? तो इसमें लिया जा सकता है कि पाप कर्म से निवृत्त, किसी भी प्रकार का इंसान को पाप नहीं करना चाहिए, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, विश्व कल्याण, ऐसे कार्य करते रहने चाहिए जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। साथ ही मानव के प्रति या जीवों के प्रति हमेशा दया भाव रखना चाहिए, अपने जीवन में दान करते रहना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य का ही साथ देना चाहिए। साथ ही कर्म शुद्ध ही धर्म है, ऐसे कर्म करो, शुद्ध कर्म करो कि जिससे आपकी आत्मा कभी भी लज्जित ना हो, शंका से युक्त ना हो। इसके बारे में 2-3 लाइन में आपको पढ़ के बता देती हूँ। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुलता लाना, दया रखना, दान करना, सुचिता करना, पापियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों का आदर करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, साथ ही अपने मित्रों, परिचितों, संबंधों अर्थात जिसके भी साथ अपने संबंध होते हैं, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, दोस्त मित्र वैसे एक ही हो जाते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, आस पड़ोस पड़ोसियों के साथ हो जाते हैं, तो उन संबंधों में हमेशा पाप रहित होना चाहिए, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों के प्रति भी हमें दानशील होना चाहिए, अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए और ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म के ये सारी आवश्यक जो चीज़ें थी वह मैंने आपको बताई है।
तो आज मेरे द्वारा जो राजस्थान के जनपद थे 2, उनके बारे में जानकारी आपको दी गई है। उसके अलावा मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया है, बिंदुसार के बारे में और अशोक के बारे में। साथ ही अशोक की जो धम्म यात्रा थी उसके बारे में विस्तार से हम सभी ने चर्चा की है। मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में देख कर या बोर्ड से देख कर अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लिया होगा। तो सभी से निवेदन करती हूँ कि इसको एक बार आप अवश्य पढ़ें और साथ के साथ पढ़ेंगे तो याद जल्दी से हो जाएगा। तो आज आपको जो मैंने कक्षा में पढ़ाया है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप अपने सुझाव जो है वह इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, शेयर करें। आगे जो इससे आगे का पाठ है वो मैं आपको कल वाली वीडियो में पढ़ाऊँगी। अब मैं आज यही विराम लेती हूँ। धन्यवाद।